तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई साइंस फिक्सर एक देसी ड्रामा मूवी के बारे में जिसका यानी सीरीज के बारे में जिसका टाइटल है स्टार सिटी। जी हाँ दोस्तों, स्टार सिटी जो ये सीरीज है ये एप्पल टीवी की तरफ से हमें देखने को मिली है और अभी इसका नया सेक्शन हमें देखने को मिला है जिसमें 7 से 8 एपिसोड टोटल हमें देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी सीरीज के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। स्टार सिटी एप्पल टीवी की आगामी अमेरिकी विज्ञान कथा ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। ये फॉर ऑल मैनकाइंड का स्पिन ऑफ है जो सोवियत संघ पर केंद्रित है। इसका नाम यूरी गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर के घर स्टार सिटी से लिया गया है। श्रृंखला का प्रीमियर 29 मई 2026 को होगा। ढालना रीस इफान्स मुख्य डिजाइनर के रूप में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे प्रेरक शक्ति थे। एना मैक्सवेल मार्टिन ने स्टार सिटी में केजीबी के निगरानी विभाग की प्रमुख ल्यूडमिला रास्कोवा की भूमिका निभाई है। स्टार सिटी के निगरानी विभाग में हाल ही में शामिल हुई इरिना मोरोजोवा के किरदार में एग्नेस ओकेसी हैं। इस किरदार को फॉर ऑल मैनकाइंड में स्वेतलाना एफ्रेमोवा ने निभाया था। एडम नागाइटिस ने वालिया मार्केलोव की भूमिका निभाई है जो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक अत्यंत सम्मानित अंतरिक्ष यात्री थे। एलिस एंगलर्ट ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अनुभवहीन महिला अंतरिक्ष यात्री अनास्तासिया बेलिकोवा की भूमिका निभाई। फिल्म फॉर ऑल मैनकाइंड में इस किरदार को रीटा ख्राब्रोविट्स्की ने निभाया था। जोसेफ डेविस ने सर्गेई निकोलोव का किरदार निभाया है जो सोवियत ग्राउंड कंट्रोल में काम करने वाला एक युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियर है। फिल्म फॉर ऑल मैनकाइंड में इस किरदार को पियोत्र एडमिचिक ने निभाया था। रूबी एशबॉर्न सर्किस ने टानिया मार्केलोवा का किरदार निभाया है जो एक अंतरिक्ष यात्री की पत्नी है और स्टार सिटी की सीमित दुनिया में संघर्ष करती है। सॉली मैक्लियोड ने साशा पोलिवानोव का किरदार निभाया है जो एक लापरवाह अंतरिक्ष यात्री है और अभी तक अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया है। एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक लक्ष्मी के रूप में प्रिया कंसारा। एडी जॉनसन ने जोया की भूमिका निभाई। एपिसोड नहीं, शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूड रिलीज तिथि 1 आंखें। निक मर्फी। कहानी बेन नेदिवी और मैट वोल्पर्ट और रोनाल्ड डी मूर। टेलीप्ले लेखक बेन नेदिवी और मैट वोल्पर्ट। 29 मई 2026 2 एक जंजीर पर भालू। निक मर्फी एंड्रयू चैम्बलिस। 29 मई 2026 3 बैड डांसर स्टीफन श्वार्ट्स मेगन मैकडॉनल। 5 जून 2026 4 अंधेरा जंगल स्टीफन श्वार्ट्स लीबा वेनबर्ग। 12 जून 2026 5 अपनी कोहनी काट लो कासिया एडमिक गुरसिमरन संधू। 19 जून 2026 6 टीबीए जॉर्ज मास्ट्रास। 26 जून 2026 7 टीबीए केसी स्कॉट। 3 जुलाई 2026 8 टीबीए बेन नेदीवी और मैट वोल्पर। 10 जुलाई 2026 उत्पादन ये श्रृंखला एप्पल टीवी के लिए बेन नेदीवी, मैट वोल्पर और रोनाल्ड डी मूर द्वारा बनाई गई है। वोल्पर और नेदीवी शो रनर और कार्यकारी निर्माता हैं। साथ ही टॉल शिप प्रोडक्शंस के मूर, स्टीव ओस्टर और एंड्रयू चैम्बलिस भी इसमें शामिल हैं। रीस इफान्स सोवियत संघ के मुख्य एरोस्पेस डिजाइनर की मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अन्ना मैक्सवेल मार्टिन केजीबी निगरानी टीम की प्रमुख हैं। फरवरी 2025 में सॉली मैक्लॉड, एग्नेस ओकेसी, एलिस एंगलर्ट, एडम नागाइटिस, जोसेफ डेविस और रूबी एशबॉर्न सर्किस कलाकारों में शामिल हुए। जुलाई में प्रिया कंसारा कलाकारों में शामिल हुईं। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2025 से लिथुआनिया के विनियस में हुई। फिल्मांकन स्थलों में विंगिस पार्क और पाशिलाई चियाई शामिल थे। मुक्त करना स्टार सिटी का विश्व प्रीमियर 2026 कान सीरीज में प्रतियोगिता से बाहर हुआ था। रोनाल्ड डॉल मूर जन्म 5 जुलाई 1964 एक अमेरिकी पटकथा लेखक और टेलीविजन निर्माता हैं। वे स्टार ट्रेक और बैटल स्टार गैलेक्टिका के नए रूपांतरण पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें पीबॉडी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्होंने डायना गैबल्डन के इसी नाम के उपन्यासों पर आधारित आउटलैंडर का भी निर्माण और लेखन किया है। 2019 में उन्होंने एप्पल टीवी प्लस के लिए
फॉर ऑल मैनकाइंड श्रृंखला का निर्माण और लेखन किया। प्रारंभिक जीवन मूर का पालन पोषण कैलिफोर्निया के चोचिला में हुआ। वे स्वयं को कैथोलिक धर्म से उबरने वाला बताते हैं और अज्ञेयवादी हैं। मूर ने हाई स्कूल में लेखन और नाटक में रुचि दिखाई। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में सरकार राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया, जहां वे द कप्पा अल्फा सोसाइटी के साहित्यिक सचिव थे। मूल रूप से नौसेना आरओटीसी छात्रवृत्ति पर, लेकिन 1986 के वसंत में अपने अंतिम वर्ष के दौरान पढ़ाई में रुचि खोने के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में उन्होंने रीजेंट्स कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की। उन्होंने अपने प्रथम वर्ष की गर्मियों के दौरान 1 महीने के लिए फ्रिगेट यूएसएस डब्ल्यूएस सिम्स पर सेवा की। मूर ने अगले 3 साल तरह तरह के छोटे मोटे काम और अस्थायी नौकरियों में भटकते हुए बिताए। जैसा कि मूर ने खुद अपनी किताब स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन 365 में बताया है, 1986 के पतझड़ तक वो कॉलेज ड्रॉपआउट के रूप में अपने करियर में 1 साल से भी कम समय बिता चुके थे। एक पशु अस्पताल में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जिसे रिसेप्शनिस्ट भी कहा जाता है, के रूप में काम कर रहे थे और साथ ही खुद को ये समझाते रहते थे कि मैं वास्तव में एक पेशेवर लेखक हूं जो अपनी अपरिहार्य खोज की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आजीविका स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन 1988 से 1994। मुख्य लेख स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन। 1988 में उन्होंने टाइम स्क्वेयर्ड एपिसोड की शूटिंग के दौरान स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन के सेट का दौरा किया। वहां उन्होंने अपनी लिखी एक स्क्रिप्ट जीन रोडनबेरी के एक सहायक को दी, जिसने उन्हें एक एजेंट दिलाने में मदद की, जिसने स्क्रिप्ट को उचित माध्यम से प्रस्तुत किया। लगभग 7 महीने बाद कार्यकारी निर्माता माइकल पिलर ने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसे खरीद लिया। ये तीसरे सीजन का एपिसोड द बॉन्डिंग बन गया। उस स्क्रिप्ट के आधार पर उन्हें द डिफेक्टर नामक दूसरी स्क्रिप्ट लिखने का अवसर मिला और इससे उन्हें स्क्रिप्ट एडिटर के रूप में स्टाफ पद मिला। 2 साल बाद उन्हें सह निर्माता के पद पर पदोन्नत किया गया। फिर श्रृंखला के अंतिम वर्ष 1994 के लिए निर्माता बनाया गया। मूर ने क्लिंगन जाति और संस्कृति के विकास पर आधारित कई एपिसोड लिखे, जिनमें सबसे पहले सिंस ऑफ द फादर शामिल है, जिसमें क्लिंगन गृहग्रह, क्लिंगन उच्च परिषद और क्लिंगन चांसलर का परिचय कराया गया था। इसके बाद रीयूनियन, रिडेम्पशन, पार्ट 1 और 2, एथिक्स और राइटफुल हायर जैसे एपिसोड आए। उन्हें नेक्स्ट जनरेशन के 27 एपिसोड लिखने या सह लेखन का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ब्रैनन ब्रागा के साथ मिलकर कई एपिसोड लिखे, जिससे उनके बीच एक सफल कामकाजी संबंध विकसित हुआ। इसी के चलते उन्हें सीरीज के टेलीविजन फिनाले ऑल गुड थिंग्स, जिसने 1995 में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति के लिए ट्यूगो पुरस्कार जीता, को लिखने का अवसर मिला। सीरीज को अपने अंतिम वर्ष में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी पुरस्कार नामांकन भी मिला, लेकिन ये पिकेट फेंसिस से हार गई। इस जोड़ी ने नेक्स्ट जनरेशन क्रू की पहली 2 बड़ी स्क्रीन फिल्मों स्टार ट्रेक जनरेशंस 1994 और स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट 1996 की पटकथा भी लिखी। स्टार ट्रेक डीप स्पेस 9 1994 से 1999 मुख्य लेख स्टार ट्रेक डीप स्पेस 9। इसके बाद मूर ने स्टार ट्रेक डीप स्पेस 9 के तीसरे सीजन के लिए सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर के रूप में प्रोडक्शन टीम में शामिल हुए और सीरीज के अंतिम 2 वर्षों के लिए उन्हें सह कार्यकारी निर्माता के पद पर पदोन्नत किया गया। इस दौरान उन्होंने स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट नामक दूसरी नेक्स्ट जनरेशन फिल्म की पटकथा पर ब्रागा के साथ फिर से काम किया और मिशन इम्पॉसिबल 2 की पटकथा का मसौदा तैयार किया, जिसे रॉबर्ट टाउन ने फिर से लिखा था और जिसके लिए उन्हें कहानीकार का श्रेय दिया गया। डीप स्पेस 9 पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्लिंगन संस्कृति पर आधारित कई एपिसोड लिखे, जैसे द हाउस ऑफ क्वार्क, सन्स ऑफ मोग, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, लुकिंग फॉर पारमैच इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस, सोल्जर्स ऑफ द एम्पायर, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड और वंस मोर अनटू द ब्रीच। उन्होंने आनुवंशिक इंजीनियरिंग जैसे विवादास्पद विषयों पर आधारित एपिसोड भी लिखे। डॉक्टर बशीर, आई प्रिज्यूम, स्टार ट्रेक के पहले समलैंगिक चुंबन वाले एपिसोड रीजॉइंड का सहलेखन किया और एक अन्य लोकप्रिय किरदार वेडेक बेरेल एंटोस लाइफ सपोर्ट की मृत्यु का कारण बने। डीप स्पेस 9 पर अपने समय के दौरान उन्होंने प्रशंसकों के साथ जुड़ने का भी प्रयास किया। अक्सर AOL मंचों पर पोस्ट करते थे,
जहां वे प्रशंसकों के सवालों का जवाब देते थे या शो के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करते थे। एक अभ्यास जिसे उन्होंने बैटल स्टार गैलेक्टिका के साथ अपने वेबलॉग और अपने पॉडकास्ट के माध्यम से जारी रखा। स्टार ट्रेक वॉयजर 1999। मुख्य लेख। स्टार ट्रेक वॉयजर 1999 में डीप स्पेस नाइन के समाप्त होने के साथ मूर छठे सीजन की शुरुआत में स्टार ट्रेक वॉयजर के प्रोडक्शन स्टाफ में शामिल हो गए, जहां उनके लेखन सहयोगी ब्रागा कार्यकारी निर्माता थे। मूर ने कुछ ही हफ्तों बाद वॉयजर छोड़ दिया। उनके नाम केवल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और बार्ज ऑफ द डेड ही दर्ज हैं। जनवरी 2000 में सिनेस्केप पत्रिका के लिए एक साक्षात्कार में मूर ने अपने कम समय तक वॉयजर में रहने का कारण ब्रागा के साथ अपने कामकाजी संबंधों में आई समस्याओं को बताया। ब्रैनन के बारे में मेरे मन में बहुत दुख है। मेरे और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। ये भरोसे का टूटना था। मैं किसी भी ऐसे शो को छोड़ देता जहां मुझे इस तरह की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। मुझे प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और मैं शो का हिस्सा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना खुद का शो चला रहा हूं। मुझे बहुत निराशा हुई कि मेरे लंबे समय के दोस्त और लेखन सहयोगी ने इस तरह का व्यवहार किया जिसने हदें पार कर दी, जिसके कारण मुझे स्टार ट्रेक से अलग होना पड़ा, जो मेरे लिए बचपन से लेकर मेरे पूरे पेशेवर करियर तक बहुत मायने रखता था। स्टार ट्रेक जनरेशंस और स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट की डीवीडी रिलीज के कमेंट्री ट्रैक पर मूर और ब्रागा को एक साथ बात करते हुए सुना जा सकता है। स्टार ट्रेक के बाद का करियर 2000 से 2003। किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त संदर्भों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादित सामग्री जो बिना स्रोत के या अपर्याप्त स्रोतों से प्राप्त की गई हो, उसे लेख और उसके चर्चा पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, विशेषकर यदि वह मान हानिकारक हो। स्रोत खोजें। रोनाल्ड डी मूर, समाचार, अखबार, किताबें, विद्वान, JSTOR, फरवरी 2023। जाने कि इस संदेश को कब और कैसे हटाना है। वॉयजर छोड़ने के बाद मूर ने कुछ समय के लिए गुड वर्सेस इविल में कंसल्टिंग प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। फिर 2000 में रॉसवेल के दूसरे सीजन की शुरुआत में सह कार्यकारी निर्माता और लेखक के रूप में शामिल हुए। मूर और सीरीज के निर्माता जेसन कैटिम्स ने 2002 में शो के समाप्त होने तक रॉसवेल का संयुक्त रूप से संचालन किया। मूर ने शो के कुछ सबसे लोकप्रिय एपिसोड लिखे, जिनमें आस्क नॉट और सीरीज का अंतिम एपिसोड ग्रेजुएशन शामिल हैं, जिसे उन्होंने कैटिम्स के साथ मिलकर लिखा था। उन्होंने क्राई और नेम एपिसोड भी लिखा था। इसी दौरान मूर ने एनी मैककैफरी की ड्रैगन राइडर्स ऑफ पर्न पर आधारित एक पायलट एपिसोड भी विकसित किया, जिसे उन्होंने द WB के लिए बनाया था। लेकिन मूर और नेटवर्क के बीच रचनात्मक मतभेदों के कारण परियोजना का निर्माण रोक दिया गया। नेटवर्क ने मूर की अनुमति के बिना कहानी में बदलाव करने की कोशिश की, जिससे वो मूल पुस्तक श्रृंखला से बिल्कुल अलग हो गई। मूर इन पुस्तकों के मूल प्रशंसक थे और उन्होंने किए जा रहे बदलावों के साथ पायलट एपिसोड पर काम जारी रखने से इनकार कर दिया। 2002 में डेविड आइक, जिनके साथ मूर ने गुड वर्सेस इविल पर काम किया था, ने यूनिवर्सल के लिए एक नई 4 घंटे की बैटल स्टार गैलेक्टिका मिनी सीरीज के बारे में मूर से संपर्क किया। मूर ने आइक के साथ मिलकर मिनी सीरीज विकसित की, स्क्रिप्ट लिखी और पुरानी सीरीज को अपडेट किया। साथ ही एक ऐसी बैक स्टोरी भी तैयार की जो मिनी सीरीज के सफल होने पर एक नियमित साप्ताहिक सीरीज के रूप में काम कर सके। उसी समय HBO ने मूर से कार्निवल नामक एक नई टेलीविजन सीरीज के संचालन के लिए संपर्क किया। हालांकि उन्होंने हेनरी ब्रोमेल को ये पद देने का फैसला किया और मूर को लेखन टीम में सलाहकार का पद दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रोमेल ने निर्माण शुरू होने के कुछ ही समय बाद छोड़ दिया और मूर शो रनर बन गए। जब मूर कार्निवल के पहले वर्ष पर काम कर रहे थे, तब आइक कनाडा में गैलेक्टिका मिनी सीरीज के दैनिक निर्माण का संचालन कर रहे थे। गैलेक्टिका 2003 में प्रसारित हुई और उस वर्ष केबल पर सबसे अधिक रेटिंग वाली मिनी सीरीज बन गई और उस वर्ष किसी भी साइंस फिक्शन शो के लिए सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त करने वाली मिनी सीरीज भी रही। कार्निवल के पहले सीजन के समाप्त होने के बाद और साईफाई चैनल द्वारा गैलेक्टिका की 13 एपिसोड की साप्ताहिक श्रृंखला का आदेश दिए जाने के बाद
मूर ने गैलेक्टिका पर पूर्णकालिक कार्यकारी निर्माता की भूमिका निभाने के लिए कार्निवल छोड़ दिया। बैटलस्टार गैलेक्टिका 2004 से 2009। मुख्य लेखा बैटलस्टार गैलेक्टिका 2004 टीवी श्रृंखला। साप्ताहिक गैलेक्टिका टेलीविजन श्रृंखला का प्रीमियर अक्टूबर 2004 में यूनाइटेड किंगडम में और जनवरी 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हुआ। मूर ने नई श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड लिखे, जिनमें से पहले एपिसोड 33 ने सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रस्तुति लघु रूप के लिए 2005 का ह्यूगो पुरस्कार जीता, जो मूर को उनके करियर में मिला दूसरा पुरस्कार था। 2007 में मूर को ऑक्यूपेशन और प्रेसिपीज एपिसोड लिखने के लिए एक बार फिर एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जो तीसरे सीजन के पहले एपिसोड के रूप में एक साथ प्रसारित हुए थे। अप्रैल 2006 में बैटलस्टार गैलेक्टिका 65वें वार्षिक पीबॉडी पुरस्कारों के विजेताओं में से एक थी। मूर उन लेखकों और निर्माताओं में से थे जिन्हें ऐसी कथानकों के लिए सम्मानित किया गया था जो बेहद व्यक्तिगत और प्रासंगिक हैं, जबकि विज्ञान कथा के प्रति उनके लगाव और जुनून से कभी समझौता नहीं करते। मूर ने 2007 से 2008 में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के बारे में खुलकर अपनी राय रखी, क्योंकि उनकी बैटलस्टार गैलेक्टिका श्रृंखला इस हड़ताल के प्रमुख कारणों में से एक थी। अगस्त 2006 में राइटर्स गिल्ड ने बैटलस्टार गैलेक्टिका द रेजिस्टेंस वेब एपिसोड श्रृंखला का निर्माण बंद करने का आदेश दिया, जिसे शो के दूसरे और तीसरे सीजन के बीच एक कड़ी के रूप में बनाया गया था। इस तनाव का सिलसिला तीसरे सीजन के दौरान भी जारी रहा। बैटलस्टार गैलेक्टिका लॉस्ट और हीरोज जैसी अन्य लोकप्रिय श्रृंखलाओं के साथ नए मीडिया राजस्व पर बहस में सबसे आगे रहने वाले शो में से एक थी, क्योंकि इस श्रृंखला को आईट्यून्स से बड़े पैमाने पर डाउनलोड किया गया था और इसने अपनी निर्माण लागत का एक बड़ा हिस्सा सीधे रेटिंग के बजाय डीवीडी की उच्च बिक्री से वसूल किया था। ये टेलीविजन पर सबसे अधिक बार टाइम शिफ्ट की जाने वाली श्रृंखलाओं में से एक थी, जिसे नील्सन रेटिंग प्रणाली में शामिल नहीं किया जाता है। मूर के निर्देशन की शुरुआत बैटलस्टार गैलेक्टिका के पहले एपिसोड से होनी थी, जो अंतिम सीजन के मध्य सीजन के क्लाइमैक्स के बाद आता। इस एपिसोड की पटकथा भी मूर ही लिखने वाले थे। हालांकि लेखकों की हड़ताल के कारण बैटलस्टार गैलेक्टिका के चौथे सीजन का निर्माण रुक गया था, लेकिन काम फिर से शुरू हुआ और शो 20 मार्च 2009 को समाप्त हुआ। जब राइटर्स गिल्ड ने हड़ताल शुरू की तो मूर को लगा कि साई-फाई चैनल की वेबसाइट पर बनाए गए अपने आधिकारिक ब्लॉग का उपयोग करके प्रशंसकों से संवाद जारी रखना गलत है। इसलिए उन्होंने एक निजी वेबसाइट और ब्लॉग ronmoore.com शुरू करने का फैसला किया, ताकि वे राइटर्स गिल्ड की सदस्यता की शर्तों का उल्लंघन किए बिना स्थिति पर स्वतंत्र रूप से टिप्पणी कर सकें। हड़ताल समाप्त होने के बाद मूर ने अपनी निजी वेबसाइट और ब्लॉग के माध्यम से अपनी टिप्पणी जारी रखी। कैप्रिका 2010। मुख्य लेख कैप्रिका बैटलस्टार गैलेक्टिका की सफलता के बाद साई-फाई चैनल ने अप्रैल 2006 में घोषणा की कि मूर और ईक 24 के पटकथा लेखक रेमी ओबुचॉन और एनबीसी यूनिवर्सल टेलीविजन स्टूडियो के साथ मिलकर कैप्रिका नामक एक स्पिन ऑफ का निर्माण करेंगे। मूर ने बाद में साक्षात्कारों में कहा कि उन्होंने और ईक ने दूसरे सीजन की शुरुआत में ही स्पिन ऑफ सीरीज के विचार पर काम करना शुरू कर दिया था। ये शो बैटलस्टार गैलेक्टिका की घटनाओं से 58 साल पहले की पृष्ठभूमि पर आधारित था और इसमें साइलॉन जाति के निर्माण और एक आतंकवादी समूह के उदय को दर्शाया गया था, जो स्पष्ट रूप से उसी एकेश्वरवादी ईश्वर की पूजा करता था जिसकी पूजा बाद में साइलॉनों ने की। कैप्रिका सीरीज का प्रीमियर 2009 में डीवीडी पर रिलीज हुआ और जनवरी 2010 में इसका प्रसारण शुरू हुआ। मूर ने पायलट मेड फॉर टीवी मूवी में योगदान दिया, फिर नई मुख्य लेखिका जेन एस्पेंसन को कमान सौंप दी। साई-फाई ने कम रेटिंग का हवाला देते हुए पहले सीजन के प्रसारण समाप्त होने से पहले ही 27 अक्टूबर 2010 को शो को बीच में ही रद्द कर दिया। पहले सीजन के लिए निर्मित 20 एपिसोडों में से शेष 5 एपिसोड 4 जनवरी 2011 को एक मैराथन में दिखाए गए थे। अप्रकाशित प्रस्ताव और असफल पायलट परियोजनाएं 2009 से 2013। अप्रैल 2009 में मूर ने बैटलस्टार गैलेक्टिका के कई अन्य कलाकारों के साथ CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एपिसोड
अ स्पेस ऑडिटी में एक कैमियो भूमिका निभाई। इस एपिसोड का निर्देशन माइकल लैंकिन, जिन्होंने गैलेक्टिका के कई एपिसोड निर्देशित किए थे, ने किया था। इसे ब्रैडली थॉम्पसन और डेविड वेडल, जिन्होंने अपने टीवी लेखन करियर की शुरुआत डीप स्पेस नाइन से की थी और गैलेक्टिका में लेखक स्लैश निर्माता के रूप में काम किया था, ने लिखा था। और ये नरेन शंकर, जो मूर के साथ स्कूल गए थे और उन्होंने अपने लेखन करियर की शुरुआत स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन से की थी, की एक कहानी पर आधारित था। इस एपिसोड में मूर एक साइंस फिक्शन सम्मेलन में एक क्रोधित दर्शक के रूप में एक लोकप्रिय कल्ट सीरीज के डार्क और ग्रिटी रीमेक के निर्माता पर चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रेस पार्क और रेखा शर्मा सहित उनके कई बैटल स्टार गैलेक्टिका सहकर्मी बिना संवाद वाली कैमियो भूमिकाओं में दिखाई देते हैं, जबकि केट वर्नन इस एपिसोड में एक प्रमुख अतिथि कलाकार हैं। मूर ने फॉक्स के लिए वर्चुअलिटी नामक एक पायलट भी विकसित किया। ये 26 जून 2009 को प्रसारित हुआ, लेकिन इसे चुना नहीं गया। वर्चुअलिटी मूर की नई निजी प्रोडक्शन कंपनी टॉल शिप प्रोडक्शंस के बैनर तले विकसित किया गया पहला शो था। मूर ने 1982 की जॉन कारपेंटर फिल्म द थिंग की साथी स्लैश प्रीक्वल फिल्म की पटकथा पर काम किया। उनकी पटकथा को 2009 के अंत में रद्द कर दिया गया और 2010 की फिल्म अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के लेखक एरिक हेजरर द्वारा फिर से लिखा गया। द थिंग का निर्माण मार्च 2010 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2011 में रिलीज हुई। मार्च 2010 में कैप्रिका के पहले सीजन के पहले भाग की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बाद सिफाई चैनल ने मूर से एक और बैटल स्टार गैलेक्टिका स्पिन ऑफ बनाने के लिए संपर्क किया। शो का नाम बैटल स्टार गैलेक्टिका ब्लड एंड क्रोम रखा गया था और इसमें युवा विलियम अडामा के पहले साइलॉन युद्ध के अनुभवों को दिखाया जाना था। ये श्रृंखला मूल रूप से वेब एपिसोड की एक श्रृंखला के रूप में बनाई गई थी, लेकिन कैप्रिका के रद्द होने के बाद ब्लड एंड क्रोम को मूर की किसी भी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना एक पूर्ण टेलीविजन श्रृंखला के रूप में बनाया जाना था। मई 2010 में मूर ने सोनी पिक्चर्स टीवी के साथ 2 साल का समझौता किया, जिसके तहत उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी टॉल शिप प्रोडक्शंस के माध्यम से प्रसारण और केबल के लिए श्रृंखला परियोजनाओं का निर्माण और कार्यकारी निर्माण करना था। 2010 के अंत तक इसके परिणाम स्वरूप मूर के 2 प्रस्तावों को प्रमुख टीवी नेटवर्क द्वारा पायलट एपिसोड में विकसित करने की संभावना के लिए खरीदा गया। पहला प्रस्ताव द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट का रीमेक था, जिसे सीबीएस ने खरीदा था। दूसरा प्रस्ताव एनबीसी ने खरीदा और इसका नाम द मैकुलॉच रखा गया, जो एक एक्शन एडवेंचर श्रृंखला थी जिसमें अमेरिकी तटरक्षक पोत के चालक दल के दुनिया भर की यात्रा के बारे में बताया गया था, जिसका सहनिर्माण एनबीसी यूनिवर्सल और सोनी द्वारा किया जाना था। लेकिन इनमें से कोई भी परियोजना स्क्रीन पर नहीं आ सकी। 2011 में मूर को लूकास फिल्म के रिक मैकलम द्वारा स्टार वॉर्स लाइव एक्शन टीवी श्रृंखला के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे एबीसी के लिए विकसित किया जा रहा था। मूर ने 2011 में एनबीसी के लिए एक श्रृंखला विकसित की थी, जिसे वयस्कों के लिए हैरी पॉटर के रूप में वर्णित किया गया था, और 3 मार्च 2011 को ये पुष्टि की गई थी कि नए शो का नाम 17वां प्रीसिंक्ट होगा। ट्रिशिया हेल्फर, जेमी बैम्बर और जेम्स कैलिस ने नई श्रृंखला के लिए साइन अप किया था, जो काल्पनिक शहर एक्सेल्सियर में स्थानीय 17वें प्रीसिंक्ट के पुलिसकर्मियों के इर्द गिर्द केंद्रित होती, और मूर ने पायलट एपिसोड लिखा था। 13 मई 2011 को ये पुष्टि की गई कि एनबीसी ने श्रृंखला को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। 30 अगस्त 2011 को ये घोषणा की गई कि एबीसी ने मूर की वेस्टर्न ड्रामा सीरीज हैंगटाउन की कहानी खरीद ली है। इस सीरीज का सहनिर्माण रॉन डी मूर और कैप्रिका के पूर्व लेखक मैट रॉबर्ट्स ने किया था। हैंगटाउन को प्रक्रियात्मक तत्वों से युक्त एक वेस्टर्न के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी कहानी 1900 के दशक की शुरुआत में एक सीमावर्ती कस्बे में घटित होती है, जो रेलवे के विकास से जूझ रहा है। संभावित सीरीज कस्बे के पुराने जमाने के अनुभवी मार्शल के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी सूझबूझ और अनुभव से अपराधों को सुलझाता है, और उसका टकराव पूर्वी तट के एक युवा नए अपराध समाधानकर्ता डॉक्टर से होता है, जो उभरती हुई फोरेंसिक और तर्कसंगत जांच पर निर्भर करता है। कहानी में एक युवा महिला लेखिका भी शामिल है, जो पश्चिम में रूढ़िवादी
वाइल्ड वेस्ट अपराधों पर आधारित पल्प कहानियां लिखने आई है, ताकि उन्हें पूर्वी तट के बड़े शहरों के सस्ते उपन्यास प्रकाशकों को भेज सके। टॉल शिप प्रोडक्शंस ने 18 अक्टूबर 2011 को ट्विटर पर घोषणा की कि जस्टिन लीन ने हैंगटाउन के संभावित पायलट एपिसोड का निर्देशन करने के लिए साइन अप किया है, यदि एबीसी आधिकारिक तौर पर इसे ऑर्डर करता है। 29 सितंबर 2012 को वायर.कॉम के साथ एक साक्षात्कार में मूर ने पुष्टि की कि सीबीएस के लिए उनके द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट रीबूट और हैंगटाउन को अस्वीकार कर दिया गया था। जनवरी 2012 में प्रसारित पोर्टलैंडिया के वन मूर एपिसोड नामक एपिसोड में मूर ने बैटलस्टार गैलेक्टिका पर आधारित एक स्केच में कैमियो भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे अज्ञात अभिनेता का किरदार निभाया था जिसने कभी बैटलस्टार गैलेक्टिका नहीं देखी थी। इस एपिसोड में रोनाल्ड डी मूर नाम का एक किरदार भी है, जिसे गलती से टीवी निर्माता समझ लिया जाता है। 11 नवंबर 2011 को विज्ञान कथा समाचार वेबसाइट io9.com ने मूर के बारे में एक संपादकीय प्रकाशित किया, जिसमें अफसोस जताया गया कि बीएसजी के बाद उनकी कोई भी परियोजना वास्तव में सफल नहीं हुई है। मूर का लेखन हमारे स्क्रीन पर आए हुए कुछ साल हो गए हैं। 2012 में ये बताया गया कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा मूर द्वारा लिखित ए नाइट्स टेल का एक टीवी श्रृंखला रूपांतरण विकसित किया जा रहा था। हेलिक्स 2014 से 2015। मुख्य लेख हेलिक्स टीवी श्रृंखला। 16 जनवरी 2013 को डेडलाइन ने घोषणा की कि मूर एक नई सीरीज हेलिक्स के कार्यकारी निर्माता के रूप में साई-फाई चैनल पर वापसी करेंगे। ये प्रोजेक्ट कैमरून पोरसंदेह द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के लिखा गया था। हेलिक्स को आर्कटिक अनुसंधान सुविधा में संभावित बीमारी के प्रकोप की जांच कर रहे वैज्ञानिकों की एक टीम के बारे में बताया गया था, जो खुद को दुनिया को विनाश से बचाने की कोशिश में पाते हैं। साई-फाई चैनल ने 13 एपिसोड का सीधा ऑर्डर दिया, यानी पायलट एपिसोड बनाने का इंतजार किए बिना, और इसका प्रसारण साई-फाई पर 10 जनवरी 2014 को शुरू हुआ। हालांकि मार्केटिंग में मूर की प्रोजेक्ट में भागीदारी का खूब प्रचार किया गया था, उन्होंने केवल शुरुआती पिच मीटिंग में एक सलाहकार के रूप में योगदान दिया था और वे निर्माता या शो रनर नहीं थे। इस प्रकार प्रोजेक्ट में उनकी वास्तविक भागीदारी बहुत सीमित थी। रिकॉर्ड कम रेटिंग के कारण 2 सीजन के बाद सीरीज रद्द कर दी गई। आउटलैंडर 2014 से वर्तमान। आउटलैंडर टीवी श्रृंखला। जून 2012 में io9.com ने रिपोर्ट किया कि मूर ने डायना गैबल्डन की आउटलैंडर पुस्तक श्रृंखला का टीवी रूपांतरण विकसित करना शुरू कर दिया था। 6 नवंबर 2012 को डेडलाइन ने रिपोर्ट किया कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चैनल स्टार्स ने श्रृंखला के निर्माण और प्रसारण के लिए एक समझौता किया था। शो का पहला प्रसारण 9 अगस्त 2014 को शुरू हुआ और इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जो 8 पुस्तकों की श्रृंखला के दूसरे उपन्यास ड्रैगन फ्लाई इन एम्बर पर आधारित था। निर्माण में उनके साथ डीप स्पेस 9 के एक साथी योगदानकर्ता निर्माता ईरा स्टीवन बेहर भी शामिल हुए। दूसरा सीजन, जिसमें 13 एपिसोड थे, 9 अप्रैल 2016 को प्रसारित हुआ। 13 एपिसोड का तीसरा सीजन, जो वॉइजर पर आधारित था, सितंबर से दिसंबर 2017 तक प्रसारित हुआ। 13 एपिसोड का चौथा सीजन, रीस ओवेन इवांस, जन्म 22 जुलाई 1967, जिन्हें रीस इफांस के नाम से जाना जाता है, एक वेल्श अभिनेता हैं। उन्होंने ट्विन टाउन 1997, डांसिंग एट लुग्नासा 1998, नॉटिंग हिल 1999, केविन एंड पेरी गो लार्ज 2000, एंड्यूरिंग लव 2004 और द बोट दैट रॉक्ड 2009 में भूमिकाएं निभाई हैं। इसके अलावा उन्होंने हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 1 2010 में जेनोफिलियस लवगुड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 में डॉक्टर कर्ट कॉनर्स / लिजार्ड और द किंग्समैन 2021 में ग्रेगोरी रास्पुतीन की भूमिकाएं भी निभाई हैं। टेलीविजन पर उनकी भूमिकाओं में एपिक्स थ्रिलर श्रृंखला बर्लिन स्टेशन में हेक्टर डीजीन, सीबीएस श्रृंखला एलिमेंट्री में माइक्रॉफ्ट होम्स और एचबीओ फंतासी श्रृंखला हाउस ऑफ द ड्रैगन में ओटो हाईटावर शामिल हैं। इफांस पहले रॉक बैंड द पेथ और सुपर फरी एनिमल्स के फ्रंटमैन भी रह चुके हैं। प्रारंभिक जीवन। इफांस का जन्म 22 जुलाई 1967 को हेवरफोर्ड वेस्ट में
रीस ओवेन इवांस के रूप में हुआ था। वे नर्सरी स्कूल शिक्षिका बेटीविन नी डेविस और प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका इरविन इवांस के पुत्र थे। उनके छोटे भाई लिर इफांस भी एक अभिनेता हैं। वे रूथिन में पले बढ़े, जहां उन्होंने यज़गोल पेंट्रेसेलिन में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और वेल्श को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हुए बड़े हुए। उन्होंने मोल्ड में वेल्श माध्यम के माध्यमिक विद्यालय यज़गोल माइज गारमोन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने ओ लेवल और ए लेवल की परीक्षाएं दी। उन्होंने थिएटर क्लॉयड में अभिनय की कक्षाएं लीं। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने S4C पर वेल्श भाषा के टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने लंदन के गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में अभिनय का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1997 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका अवस्था। इफांस के शुरुआती रंगमंचीय कार्यों में डॉनमार वेयरहाउस में बैडफिंगर, थिएटर क्लॉयड में हैमलेट, रीजेंट्स पार्क थिएटर में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और नेशनल थिएटर में अंडर मिल्कवुड और वोल्पोन शामिल थे। उन्होंने 2003 में डॉनमार वेयरहाउस में एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट में अभिनय किया। 2006 में वे डॉनमार वेयरहाउस में माइकल ग्रैंडेज के डॉन जुआन इन सोहो के निर्माण में लंदन के मंच पर लौटे। 2016 में इफांस ने द ओल्ड विक में डेबोरा वॉर्नर के किंग लियर के निर्माण में ग्लेंडा जैक्सन के साथ फूल की भूमिका निभाई। 2017 में मैथ्यू वार्चस के अ क्रिसमस कैरल जैक थॉर्न द्वारा रूपांतरित के निर्माण में एबेनेजर स्क्रूज की भूमिका निभाने के लिए वे द ओल्ड विक लौट आए और 2018 में यूजीन यूनेस्को के एग्जिट द किंग के पैट्रिक मार्बर के नए रूपांतरण में किंग बेरेंजर की भूमिका निभाने के लिए नेशनल थिएटर लौट आए। इफांस को 21 मई 2020 को लंदन के गिलगुड थिएटर में शुरू होने वाले आरोन सॉर्किन के टू किल अ मॉकिंगबर्ड में एटिकस फिंच की भूमिका दी गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण नाटक में देरी हुई, लेकिन इसे मई 2021 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। समय सारणी संबंधी समस्याओं के कारण एटिकस फिंच की भूमिका बाद में राफे स्पॉल को दी गई। टेलीविजन फिल्म करियर शुरू करने से पहले इफांस कई वेल्श भाषा के टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई दिए, जिनमें कॉमेडी शो पोबोल वाइचिफ भी शामिल है। साथ ही उन्होंने लंदन के नेशनल थिएटर और मैनचेस्टर के रॉयल एक्सचेंज में भी अभिनय किया। 1990 में उन्होंने स्ट्वंश नामक एक अराजक बच्चों के क्विज कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। इसके 31-15 मिनट के कार्यक्रम वेल्श भाषा के टीवी चैनल S4C पर प्रसारित किए गए। 2000 में उन्होंने S4C के लिए बच्चों की एनिमेटेड श्रृंखला सैली माली का वर्णन किया। 2004 में टीवी फिल्म नॉट ओनली बट ऑलवेज में पीटर कुक के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2005 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कारों में बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 2005 में इफांस ने रॉक बैंड ओएसिस के सिंगल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग आइडल के वीडियो में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने नोएल गैलाघर के गायन पर लिपसिंग किया, जिसके लिए उन्हें 2006 के NME अवार्ड्स में वीडियो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। वे सुपर फेरी एनिमल्स के गॉड शो मी मैजिक और होम टाउन यूनिकॉर्न, कैटाटोनिया के मल्डर एंड स्कली और स्टीरियोफोनिक्स के साथ टॉम जोन्स के मामा टोल्ड मी नॉट टू कम के संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए हैं। 2008 में उन्होंने ह्यूगो ब्लिक द्वारा लिखित और BBC 2 पर प्रसारित टीवी श्रृंखला द लास्ट वर्ड मोनोलॉग्स के 3 एपिसोड में से एक 6 डेज 1 जून में अभिनय किया। उन्होंने एक अकेले वेल्श किसान की भूमिका निभाई जो अपनी दबंग मां से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। 2016 से 2019 तक इफांस ने अमेरिकी पे केबल एपिक्स नेटवर्क की जासूसी थ्रिलर ड्रामा श्रृंखला बर्लिन स्टेशन में एक सख्त मिजाज अमेरिकी CIA केस ऑफिसर हेक्टर डीजीन की भूमिका निभाई, जिसकी शूटिंग बर्लिन में हुई थी। इफांस ने गेम ऑफ थ्रोन्स प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन में ओटो हाईटावर की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 21 अगस्त 2022 को हुआ। पतली परत स्वानसी पर आधारित फिल्म ट्विन टाउन 1997 में अपने भाई लीर के साथ जेरेमी लुइस की भूमिका निभाने के बाद इफांस को ब्रिटिश फिल्म नॉटिंग हिल 99 में लापरवाह रूममेट स्पाइक की भूमिका से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। बताया जाता है कि इस भूमिका की तैयारी में इफांस ने न तो नहाया और न ही अपने दांत ब्रश किए। उन्होंने लिटिल निकी में घमंडी बड़े भाई एड्रियन की भूमिका निभाई,
उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में शामिल हैं केविन एंड पेरी गो लार्ज में आईबॉल पॉल, द रिप्लेसमेंट्स में नीगल, द 51वें स्टेट में ईकी, वैनिटी फेयर में विलियम डॉबिन और हैनिबल राइजिंग में व्लादिस क्रूटास। उन्होंने इयान मैकेवान की एंड्यूरिंग लव के 2004 के फिल्म संस्करण में जेड पेरी और डैनी डेकचेयर में डैनी मॉर्गन की मुख्य भूमिका निभाई। मार्च 2009 में इफांस ने खुलासा किया कि वो हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 1 2010 में नजर आएंगे। उन्होंने जेनोफिलियस लवगुड की भूमिका निभाई, जो जादूगरों की पत्रिका द क्विबलर के संपादक और सन की लूना लवगुड के पिता थे। उसी साक्षात्कार में उन्होंने घोषणा की कि वो ड्रग तस्कर हॉवर्ड मार्क्स के जीवन पर आधारित फिल्म मिस्टर नाइस में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मिस्टर नोबडी में नीमो नोबडी के पिता और नैनी मैकफी एंड द बिग बैंग में खलनायक की भूमिका निभाई। 11 अक्टूबर 2010 को एसोसिएटेड प्रेस ने पुष्टि की कि इफांस स्पाइडरमैन रीबूट फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन में खलनायक की भूमिका निभाएंगे। कुछ दिनों बाद खलनायक का नाम कर्ट कॉनर्स स्लैश लिजार्ड के रूप में सामने आया और फिल्म जुलाई 2012 में रिलीज हुई। 2015 में इफांस ने पीटर बोगदानोविच द्वारा निर्देशित शीज फनी दैट वे में अभिनय किया। इफांस ने स्टीवन बर्नस्टीन की फिल्म लास्ट कॉल में भी अभिनय किया, जो बेहद लंबे विलंब के बाद 25 नवंबर 2020 को अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये एक अति यथार्थवादी जीवनी है जो न्यूयॉर्क शहर के व्हाइट हॉर्स टैवर्न में 1953 की शरद ऋतु में वेल्श कवि डायलन थॉमस के साथ हुई शराब की उस घटना की यादों के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है, जिसका अंत दुखद रहा। फिल्म में इफांस ने थॉमस की भूमिका निभाई है। उनके साथ जॉन माल्कोविच, रॉड्रिगो सेंटोरो, रोमोला गरई, जोसिया मैमेट और टोनी हेल भी हैं। 16 नवंबर 2021 को फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर के माध्यम से ये खुलासा हुआ कि इफांस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में द अमेजिंग स्पाइडरमैन से लिजर्ड की अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जो 17 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। बाद में ये पता चला कि इफांस वास्तव में सेट पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने केवल डिजिटल माध्यम से बनाए गए चरित्र के लिए अपनी आवाज दी थी। फिल्म के अंत में उनका मानव रूप द अमेजिंग स्पाइडरमैन के आर्काइवल फुटेज से लिया गया था। इफांस जासूसी फिल्म द किंग्समैन में ग्रिगोरी रास्पुतिन के रूप में भी दिखाई दिए, जो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी। 2010 में रीस इफांस संगीत। इफांस ने रिकॉर्ड जारी करने से पहले रॉक बैंड सुपर फेरी एनिमल्स के संक्षिप्त रूप से मुख्य गायक थे। 2007 से इफांस ने साइकेडेलिक रॉक बैंड द पेथ, वेल्श में चीज के लिए है, के साथ गाया है, जिसमें सुपर फेरी एनिमल्स के डेफिड युआन शामिल हैं, जिसने 2008 के शरद ऋतु में दक्षिण वेल्स और लंदन में कई कॉन्सर्ट्स किए। 2009 में बैंड ने कार्डिफ के मिलेनियम स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट में ओएसिस का समर्थन किया। निजी जीवन। इफांस ने 2007 से 2008 तक अभिनेत्री सिएना मिलर को डेट किया। मिलर ने इफांस के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उनसे संबंध तोड़ लिया। उन्होंने 2011 से 2014 तक अभिनेत्री अन्ना फ्रियल को डेट किया। सितंबर 2012 में इफांस वेल्श भाषा के विकिपीडिया के संरक्षक बने, साथ में वेल्स के तत्कालीन आर्क बिशप डॉक्टर बैरी मॉर्गन भी थे। 2017 में इफांस ने शेल्टर सिमरू के साथ मिलकर बेघरता को समाप्त करने के 7 तरीके नामक अभियान में भाग लिया। उन्होंने 2017 में अपने गृहनगर पेम्ब्रोकशायर के एक पब ताफर्न सिंक, जो बंद होने की कगार पर था, के सामुदायिक अधिग्रहण का भी समर्थन किया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका। नोट्स 1996, अगस्त ग्रिफिथ 1997, जुड़वां शहर जेरेमी लुइस 1998, लुग्नासा में नृत्य गैरी इवांस 1999, दिल एलेक्स मैडन, तुम मर रहे हैं एडी। एना मैक्सवेल मार्टिन, जन्म एना शार्लोट मार्टिन 10 मई 1977, जिन्हें कभी कभी एना मैक्सवेल मार्टिन के नाम से भी जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीते हैं, बीबीसी के ब्लीक हाउस 2005 के रूपांतरण में एस्थर समरसन और चैनल 4 के पॉपी शेक्सपियर 2008 के रूपांतरण में एन की भूमिका के लिए।
वो बीबीसी वन के क्राइम ड्रामा लाइन ऑफ ड्यूटी 2019 से 2021 में डीसीएस पेट्रिसिया कारमाइकल और कोड 404 2022 में कैली मेजर की भूमिकाओं के लिए भी जानी जाती हैं। 2016 से 2022 तक मार्टिन ने बीबीसी कॉमेडी मदरलैंड में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला कॉमेडी प्रदर्शन के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2025 में उन्होंने आईटीवी के अंटिल आई किल यू में डेलिया बाल्मर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। मार्टिन के थिएटर कार्यों में नेशनल थिएटर में हिज डार्क मटेरियल्स 2003 से 2004 के निर्माण में लायरा बेलाकुआ की भूमिका शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एना शार्लोट मार्टिन का जन्म बेवर्ली में रोजालिंड नी यंगसन और इवान मार्टिन के घर हुआ था। उनके पिता एक दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक थे और उनकी मां एक शोध वैज्ञानिक थीं। उनकी मां ने एना और उनके बड़े भाई एडम की परवरिश के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बेवर्ली हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने स्कूल के नाटकों में भाग लिया। स्कूल छोड़ने के बाद मार्टिन ने लिवरपूल विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया। लिवरपूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मार्टिन ने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट LAMDA में अभिनय का अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 2001 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इक्विटी में शामिल होने पर उन्होंने अपने नाम में मैक्सवेल, उनके नाना का पहला नाम, जोड़ा ताकि उन्हें उसी नाम के एक अन्य सदस्य से अलग किया जा सके। 2022 में मार्टिन हु डू यू थिंक यू आर के एक एपिसोड में दिखाई दी और उन्होंने कहा कि मैक्सवेल उनका मध्य नाम है, न कि उनके उपनाम का हिस्सा। आजीविका। मार्टिन ने 2001 में लंदन के डॉनमार थिएटर में द लिटिल फॉक्सेस से अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की। उन्हें लंदन के मंच पर पहली बार तब प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने फिलिप पुलमैन के हिज डार्क मटेरियल्स के नेशनल थिएटर प्रोडक्शन में लायरा की मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें 2004 में एलिजाबेथ गैस्किल के उपन्यास नॉर्थ एंड साउथ के बीबीसी टेलीविजन रूपांतरण में बेसी हिगिंस की भूमिका में लिया गया और उन्होंने 2005 में डॉक्टर हू श्रृंखला में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने चार्ल्स डिकेंस के ब्लीक हाउस के 2005 के बीबीसी रूपांतरण में एस्थर समरसन की केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने 2006 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार जीता। जनवरी 2006 में मार्टिन ने रॉयल कोर्ट थिएटर में द एंटरटेनर के पठन में भाग लिया और फरवरी और मार्च में वो सोहो थिएटर में बिजन शिबानी द्वारा निर्देशित लॉरा वेट के अदर हैंड्स में दिखाई दी। वो मार्कस सेडविक द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बच्चों की पुस्तक द फोर शैडोइंग के CD संस्करण की कथावाचक हैं, जो मई 2006 में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष वो ओलिवर पार्कर द्वारा निर्देशित आई रियली हेट माई जॉब में 5 मुख्य कलाकारों में से एक थीं और अक्टूबर 2006 से अप्रैल 2007 तक उन्होंने लिरिक थिएटर में बिल केनराइट और रूफस नॉरिस के कैबरे के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में सैली बाउल्स की भूमिका निभाई। उन्होंने 2007 में आई फिल्म बिकमिंग जेन में कैसेंड्रा ऑस्टेन की भूमिका निभाई, जो उपन्यासकार जेन ऑस्टेन के शुरुआती जीवन पर आधारित थी, जिसमें अमेरिकी अभिनेत्री एनी हैथवे ने मुख्य भूमिका निभाई थी। साल के अंत में उन्होंने ली हॉल के द विंड इन द विलोज के रूपांतरण में जेलर की बेटी की भूमिका निभाई, जो बीबीसी वन के लिए बॉक्स टीवी द्वारा निर्मित एक बहु-मिलियन पाउंड का प्रोडक्शन था, और मालपीट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित बच्चों की किताब टैमर के CD संस्करण की संयुक्त कथावाचक एंटोन लेसर के साथ थीं, जो दिसंबर 2007 में प्रकाशित हुई थी। 2008 में मार्टिन ने BBC 2 ड्रामा व्हाइट गर्ल में अभिनय किया और चैनल 4 के पॉपी शेक्सपियर के रूपांतरण में नाओमी हैरिस के साथ, जिसके लिए उन्होंने 2009 में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार जीता। उस वर्ष जुलाई से अक्टूबर तक वो लंदन के वाउडविले थिएटर में डेम एलिन एटकिंस के साथ द फीमेल ऑफ द स्पीशीज में दिखाई दी। वो अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास क्रुक्ड हाउस के BBC रेडियो 4 रूपांतरण में भी दिखाई दी। जुलाई 2009 में वो BBC 2 के नाटक फ्री फॉल में दिखाई दी और उन्होंने मून शॉट द फ्लाइट ऑफ अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पत्नी जेनेट की भूमिका निभाई, जो अपोलो 11 के चंद्रमा पर उतरने की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ITV1 का एक नाटक वृत्तचित्र था।
फरवरी 2010 में उन्होंने BBC 4 के व्यंग्य नाटक ऑन एक्सपेंसेस में सूचना की स्वतंत्रता अभियानकर्ता हीथर ब्रुक की भूमिका निभाई और बाद में अल्मेडा थिएटर में रॉरी किन्नियर के साथ शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर में इसाबेला की भूमिका निभाई। फरवरी 2011 में उन्होंने विनीफ्रेड होल्टबी के उपन्यास साउथ राइडिंग के 3 भाग वाले BBC रूपांतरण में सारा बर्टन की भूमिका निभाई और अपनी भूमिका के लिए बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 12 जुलाई 2011 को उन्होंने BBC 2 के नाट्य रूपांतरण द नाइट वॉच में के लैंग्रिश की भूमिका निभाई। सितंबर 2012 से शुरू होकर उन्होंने ड्रामा मिनी सीरीज द ब्लेचली सर्कल 2012 से 2014 में अभिनय किया। 4 सितंबर 2012 को वो जिमी मैगवन की एक्यूज्ड में दिखाई दीं। दिसंबर 2013 में वो जेन ऑस्टेन की दुनिया में लौट आईं। BBC क्रिसमस सीजन ड्रामा डेथ कम्स टू पेम्बरले में एलिजाबेथ डार्सी के रूप में अभिनय करते हुए। इसी नाम के PD जेम्स उपन्यास का 3 भाग वाला टेलीविजन रूपांतरण जो डार्सी और एलिजाबेथ की शादी के 6 साल बाद ऑस्टेन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की घटनाओं को जारी रखता है, जिसमें उन्हीं पात्रों से जुड़ा एक हत्या रहस्य कथानक है। 2015 में उन्होंने ITV ड्रामा सीरीज द फ्रैंकस्टीन क्रॉनिकल्स में मैरी शेली की भूमिका निभाई। उसी वर्ष दिसंबर में वो BBC के 3 भाग वाले धारावाहिक एंड देन देयर वर नन में एथिल रॉजर्स के रूप में दिखाई दीं, जो अगाथा क्रिस्टी के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। 2017 में उन्होंने BBC कॉमेडी सीरीज मदरलैंड में जूलिया की भूमिका निभाई। ये शो 2019 में दूसरे सीजन के लिए और मई 2021 में एक और सीजन के लिए वापस आया। दूसरा और नवीनतम क्रिसमस स्पेशल, जिसका शीर्षक लास्ट क्रिसमस है, 23 दिसंबर 2022 को प्रसारित हुआ, जिसे आलोचकों से पूरी तरह से सकारात्मक समीक्षा मिली। 2019 में मार्टिन ने टेरी प्रेचेट और नील गैमन की किताब पर आधारित अमेज़न प्राइम TV सीरियल गुड ओमेन्स में नरक के निवासियों के नेता बेल्जेबब की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वो लाइन ऑफ ड्यूटी की 5वीं श्रृंखला के दौरान कलाकारों में शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने DCS पेट्रिसिया कारमाइकल की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने श्रृंखला 6 में दोहराया। 2021 में मार्टिन ने हॉलिंगटन ड्राइव में सह मुख्य भूमिका निभाई, जो ITV टेलीविजन ड्रामा श्रृंखला है, जिसका प्रसारण 29 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था। सोफी पेटेजल द्वारा निर्मित और लिखित ये श्रृंखला 2 बहनों थेरेसा एन्ना मैक्सवेल मार्टिन और हेलेन रैचल स्टर्लिंग और उनके परिवारों का अनुसरण करती है, क्योंकि वे अपने बच्चों के संभावित अपराध से जूझते हैं। 2022 में उन्होंने अतिथि कलाकारों क्रिस मैककॉसलैंड और स्टेफ मैकगवन और टीम कप्तान पॉल मर्टन और इयान हिस्लोप के साथ हैव आई गॉट न्यूज़ फॉर यू की 63वीं श्रृंखला के 7वें एपिसोड की मेजबानी की। फरवरी 2023 में ये घोषणा की गई कि मार्टिन ITV द्वारा निर्मित सच्ची अपराध ड्रामा श्रृंखला डेलिया बाल्मर में डेलिया बाल्मर की भूमिका निभाएंगी। 4 भागों वाली ये मिनी सीरीज 2024 में अंटिल आई किल यू के नाम से प्रसारित हुई। कई समीक्षकों ने इस श्रृंखला की बहुत प्रशंसा की और विशेष रूप से मार्टिन के अभिनय की। द गार्जियन की लूसी मंगन ने श्रृंखला को 5 सितारा समीक्षा दी। मार्टिन ने अंटिल आई किल यू में अपने अभिनय के लिए बाफ्टा सिमरू में अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जिसकी शूटिंग वेल्स में हुई थी। 2024 की गर्मियों में मार्टिन ने मैथ्यू वार्चस द्वारा निर्देशित और जेम्स कॉर्डन के साथ सह अभिनीत द ओल्ड विक में, जो पेनहॉल के नए नाटक द कॉन्स्टिट्यूएंट के विश्व प्रीमियर में मोनिका की भूमिका निभाई। 2024 के पतझड़ में मार्टिन ने डेविड मिशेल के साथ BBC टेलीविजन की 6 भाग वाली जासूसी ड्रामा सीरीज लुडविग में सह अभिनय किया। 2024 के क्रिसमस दिवस पर वो BBC सिटकॉम गैविन एंड स्टेसी के अंतिम एपिसोड में उत्सव मनाने वाली के रूप में दिखाई दी। निजी जीवन। मार्टिन ने 2010 में थिएटर और फिल्म निर्देशक रोजर मिशेल से शादी की। इस दंपत्ति की 2 बेटियां थीं। अप्रैल 2020 में मार्टिन ने घोषणा की कि दंपत्ति अलग हो गए हैं। मिशेल की सितंबर 2021 में मृत्यु हो गई। पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम संदर्भ 2005 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
हिज डार्क मटेरियल्स मनोनीत 35। 2006 बीबीसी ड्रामा पोल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ब्लीक हाउस तीसरा। ब्रॉडकास्टिंग प्रेस गिल्ड पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत गया। गोल्ड डर्बी पुरस्कार टीवी फिल्म स्लैश सहायक भूमिका अभिनेत्री मनोनीत। 2009 रॉयल टेलीविजन सोसाइटी प्रोग्राम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पॉपी शेक्सपियर मनोनीत। ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीत गया। 2011 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार साउथ राइडिंग मनोनीत। मॉन्टे कार्लो टेलीविजन महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रदर्शन लघु श्रृंखला मनोनीत। 2014 क्राइम थ्रिलर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री पेम्बरली में मौत आती है स्लैश ब्लेचली सर्कल मनोनीत। 2018 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला हास्य प्रदर्शन एग्नेस यूस्टेशिया कैनिग जन्म 1995/1996 जो पेशेवर रूप से एग्नेस ओकेसी के नाम से जानी जाती हैं, एक अंग्रेजी स्लैश आयरिश अभिनेत्री हैं। टेलीविजन पर वो बीबीसी वन के ड्रामा रिडले रोड 2021 और एप्पल टीवी सीरीज स्टार सिटी 2026 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिल्मों में द मिरेकल क्लब, लाइज वी टेल दोनों 2023 और स्मॉल थिंग्स लाइक दीज 2024 शामिल हैं। उन्हें 2024 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया था। प्रारंभिक जीवन ओकेसी लंदन के फिन्सबरी पार्क से हैं, जो आतिथ्य और खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले माता पिता की 2 बेटियों में बड़ी हैं। वो आयरिश और 1/4 यहूदी मूल की हैं। नाटककार सीन ओकेसी उनके परदादा थे। उनके दादा लिथुआनियाई यहूदी वंश के थे। ओकेसी को डिसलेक्सिया है और उन्होंने एक स्टीनर स्कूल में पढ़ाई की। जब वो 11 साल की थीं, तब उनका परिवार न्यूटन एबॉट डेवॉन चला गया। उन्होंने डबलिन में द लिर एकेडमी में दाखिला लेने से पहले 1 साल तक एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में कला, इतिहास और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, जहां से उन्होंने 2020 में अभिनय में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका 2020 में पिलो क्वींस के होली शो के संगीत वीडियो और 2021 में ड्रूड थिएटर कंपनी के द सीगल के निर्माण में दिखाई देने के बाद ओकेसी ने 1960 के दशक पर आधारित बीबीसी वन ड्रामा रिडली रोड में मुख्य किरदार विवियन एप्स्टीन के रूप में टेलीविजन पर पदार्पण किया। इसके बाद अगले वर्ष स्टार्स के डेंजरस लियाजन्स के रूपांतरण में एमिली के रूप में सहायक भूमिका निभाई। 2023 में ओकेसी ने थडियस ओ सुलिवन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म द मिरेकल क्लब और लीसा मुल्काही की पीरियड ड्रामा फिल्म लाइज वी टेल में डेविड विलमॉट के साथ फीचर फिल्म में पदार्पण किया। ओकेसी को क्रमशः सहायक अभिनेत्री और मुख्य अभिनेत्री श्रेणियों में दोनों प्रदर्शनों के लिए IFTA नामांकन प्राप्त हुए। वो फिल्म लॉन्गबॉर्न से जुड़ी हुई थी। 2024 में उन्होंने ब्रिटिश मंच पर अपनी शुरुआत की, जब उन्होंने जॉन ले कैरे के प्रशंसित नाट्य रूपांतरण द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड में लिज गोल्ड की भूमिका निभाई, जिसका रूपांतरण डेविड एल्ड्रिज ने किया था और निर्देशन जेरेमी हेरिन ने किया था। ओकेसी ने रोरी कीनन और जॉन रैम के साथ अभिनय किया। ये प्रस्तुति 2024 सीजन के हिस्से के रूप में चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर के मिनर्वा थिएटर में प्रदर्शित की गई थी। ये प्रस्तुति 2025 में वेस्ट एंड के 8 सोहो प्लेस में स्थानांतरित हो गई। थिएटर समीक्षकों ने एग्नेस के प्रदर्शन को ताज़ी हवा का एक शानदार झोंका बताया। 2026 में ओकेसी एप्पल टीवी के सोवियत अंतरिक्ष दौड़ नाटक स्टार सिटी में इरिना मोरोजोवा के रूप में अभिनय कर रही हैं, जो केजीबी के निगरानी विभाग की सदस्य हैं। जॉन ले कैरे की लिगेसी ऑफ स्पाइस के बीबीसी रूपांतरण में उनकी एक आगामी भूमिका है। फिल्मोग्राफी एंड्रयू चैम्बलिस एक अमेरिकी टेलीविजन लेखक और निर्माता हैं। वो डॉल हाउस और द वैम्पायर डायरीज जैसी सीरीज पर काम करने के लिए जाने जाते हैं और वंस अपॉन अ टाइम के कार्यकारी निर्माता भी थे। उन्होंने इयान बी गोल्डबर्ग के साथ AMC की फियर द वॉकिंग डेड के कार्यकारी निर्माता और शो रनर के रूप में भी काम किया। आजीविका चैम्बलिस ने अपने करियर की शुरुआत क्रॉसिंग जॉर्डन और हीरोज के कार्यकारी निर्माताओं के सहायक के रूप में काम करके की, जिसके बाद उन्होंने द बायोनिक वुमन के अल्पकालिक 2007 रीमेक पर एक कहानी संपादक के रूप में काम किया।
2009 में वे जॉस वेडन की दार्शनिक विज्ञान कथा श्रृंखला डॉल हाउस के लेखन स्टाफ में शामिल हुए। उनकी पहली पटकथा पहले सीजन का 9वां एपिसोड ए स्पाई इन द हाउस ऑफ लव थी। उन्होंने शो के दूसरे सीजन तक लेखक और कहानी संपादक के रूप में काम करना जारी रखा, जिसके लिए उन्होंने श्रृंखला के समापन सहित 4 एपिसोड लिखे। डॉल हाउस के रद्द होने के बाद उन्होंने स्टार्स के ऐतिहासिक महाकाव्य स्पार्टाकस ब्लड एंड सैंड का एक एपिसोड लिखा। फिर द CW पर द वैम्पायर डायरीज के स्टाफ में शामिल हो गए। चैम्बलिस बफी द वैम्पायर स्लेयर के 9वें सीजन के मुख्य लेखक हैं। उन्होंने हीरो कॉम्प्लेक्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा, बफी ने मुझे लेखक बनने के लिए प्रेरित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, खासकर टेलीविजन में। 2011 की गर्मियों में चैम्बलिस ABC की फंतासी श्रृंखला वंस अपॉन अ टाइम में लेखक और सह निर्माता के रूप में शामिल हुए। टेलीविजन क्रेडिट गुड़िया का घर, प्यार के घर में एक जासूस, जनता की नज़र, जैन डो से मिलें, मॉरिसा टेंचरोएन और जेड वेडन के साथ सहलिखित। स्टॉप लॉस, समाधि लेख 2 वापसी, मॉरिसा टेंचरोएन और जेड वेडन के साथ सहलिखित। स्पार्टाकस, रक्त और रेत, नाजुक चीजें, ट्रेसी बेलोमो के साथ सहलिखित। द वैम्पायर डायरीज, देयर गोज द नेबरहुड, ब्रायन ओ के साथ सहलिखित। अंडर कंट्रोल 1.18, बार्बी क्लिगमैन के साथ सहलिखित। संस्थापक दिवस 1.22, ब्रायन ओ के साथ सहलिखित। बैड मून राइजिंग 2.03, कैटेरिना 2.09, रात्रि भोज पार्टी 2.15, द लास्ट डे 2.20, ब्रायन यंग के साथ सहलिखित। एक समय की बात है द शेफर्ड 1.06, सह निर्माता इयान गोल्डबर्ग के साथ सहलिखित। विषैले वृक्ष का फल 1.11, गोल्डबर्ग के साथ सहलिखित। हार्ट ऑफ डार्कनेस 1.16, गोल्डबर्ग के साथ सहलिखित। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके कई एपिसोड हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से अभी हाल ही के अंदर 2 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं, जिनकी रनिंग लेंथ 60 मिनट से प्लस है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ बात कर ली इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो 26 मई को इसके 2 एपिसोड जैसा कि मैंने बताया रिलीज़ किए गए हैं। बाकी जो एपिसोड है, बाकी हमें वीकली वाइज कर हमें टोटल देखने को मिलेगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।